गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अभी हमने सॉल्यूशंस के अंदर कंसंट्रेटेड ट्रम पढ़ ली थी भाई। कंसंट्रेटेड ट्रम पढ़ ली थी जिसमें परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल पोर्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हमारी टर्म्स पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी को डिनोटेड करेंगे कैपिटल एन से। ठीक है, क्या होती है नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी होती है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution। ये होती है हमारी नॉर्मलिटी। अगर बेटा मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, और या इसको मैं लिख सकता हूं क्या? नॉर्मल। क्या लिख सकता हूं मैं? नॉर्मल। ठीक है, अब क्या आता है कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये क्या होते हैं? देखो ये होते हैं क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो ये क्या होता है भाई? अगर आपको क्या निकालने पड़े, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़े, तो ये निकलते कैसे हैं? जो आपको मास गिवन होता है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, क्या? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और वो निकलेंगे कैसे? गिवन मास मीन्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इक्विवेलेंट मास होता है ये कैसे निकाला जाएगा? देखो ये जो इक्विवेलेंट मास होता है ये हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं भाई। किसी एसिड का निकालना पड़े, किसी बेस का निकालना पड़े, या किसी साल्ट का निकालना पड़े। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास किसका? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का हमें क्या निकालना पड़े? इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े। तो कैसे निकालेंगे? वो हमारा निकलेगा क्या? उस एसिड का मोलर मास। ठीक है, उस एसिड का मोलर मास अपॉन में उसकी बेसिसिटी, अपॉन में उसकी बेसिसिटी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्या है? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या है? एज ए एसिड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इसका मोलर मास। तो देखो मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा? इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 4। एक ऑक्सीजन का 16। इनको ऐड करना, 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। ऐड करो 32 और 2 34 और 64 98। कितना आ गया? 98। ठीक है, ये 98 ग्राम जो आया ये क्या आया? मोलर मास आया किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का।
दूसरी टर्म्स क्या होती है इसकी, बेसिसिटी निकालने की। देखो बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, बेसिसिटी निकलती है कैसे कि भाई कितने नेगेटिव आयंस वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देता है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब हम H2SO4 को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो ये टूट जाएगा किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो किसको बताता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है, और ये किसको बताएगा, बेसिक स्ट्रेंथ को, यानी कि बेसिसिटी को बताएगा। तो कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकालना पड़ जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, बेस का क्या निकालोगे, मोलर मास अपॉन में उसकी क्या, एसिडिटी, अपॉन में उसकी क्या, एसिडिटी। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई बेस ले लिया NaOH। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो कितना हो जाएगा, Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा, 23 16 39 और 1 40। तो 40 ग्राम क्या हो गया इसका, मोलर मास हो गया। अब क्या चाहिए इसकी, एसिडिटी। और एसिडिटी कैसे निकालोगे, जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या होगा, कितने पॉजिटिव आयंस वो देता है। तो ये OH तो क्या बताएगा, उसकी बेसिसिटी बताएगा, और ये Na पॉजिटिव है, ये क्या बताएगा, उसकी एसिडिटी। मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज, 1। तो इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिस एसिडिटी कितनी हो गई बेस की, भाई 1। क्लियर। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं किसी भी बेस का। अब आता है क्या कि इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, किसी साल्ट का हमें क्या निकालना पड़े, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े। किसी भी साल्ट का हमें क्या निकालना पड़े, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो साल्ट के केस में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। जो मोलर मास होता है वो मोलिक्यूल्स में था, साल्ट के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। अपॉन में क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, किसका, किसी भी साल्ट का। तो देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, कोई भी एक साल्ट ले लिया। तो सबसे पहले क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे भाई, इसके जो एटम्स होंगे उनके मोलिकुलर मास के बराबर ले लेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मास में आपको Na का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। ये तो क्या हो गया उसका फॉर्मूला मास। अब क्या निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है NaCl का, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, +1। तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके लिए, +1। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, किसका, किसका भाई, किसी भी साल्ट का। समझ में आया इतना। देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्या होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कर सकते हैं। कहता है कि कोई भी नॉर्मेलिटी जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की जाएगी किससे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन से। वो क्या होती है, वो होती है N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N1V1 बराबर
N2V2। फिर क्या कहता है, इफ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है हमारा, डाइल्यूटेड है, तो जो नॉर्मेलिटी होगी ना वो कैलकुलेट की जाएगी। नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेटेड की जाएगी, इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, इफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम, ठीक है, अगर हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, सेम है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी। बेटा सेम बिल्कुल मोलरिटी की तरह था, जैसे हम मोलरिटी निकाल रहे थे उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा पहले सॉल्यूशन के लिए, N1V1 प्लस N2V2, कब, जब दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, सेम है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से न्यू नॉर्मेलिटी N3 निकल जाएगी, और जो वॉल्यूम होगा उसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2। क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या कहता है, इफ बोथ सॉल्यूशंस आर डिफरेंट, कहता है कि अगर हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे हो, डिफरेंट हो, तब हमारी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, N1V1 माइनस N2V2, और यहां से न्यू नॉर्मेलिटी निकलेगी N3V1 प्लस V2। ठीक है, ये कब निकलती है, जब हमारा क्या होगा, डाइल्यूशंस अलग अलग होंगे। ठीक है, जब हमारे डाइल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन अलग अलग होंगे, तो नॉर्मेलिटी N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2, और सॉल्यूशन सेम होंगे तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। क्लियर हो गया, ये समझ में आया इतना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है। क्या आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो बेटा, सपोज कीजिए अपने पास ये क्या है, कोई भी कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, नॉर्मेलिटी का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने मान लिया ये कितना है 250 ml, कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, टेम्परेचर दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर। देखो जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो हमारे सॉल्यूशन का लेवल कहाँ पे है भाई, यहाँ तक है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि भाई इस सॉल्यूशन के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे ना वेपर्स। जैसे ही हम क्या देंगे, हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर देंगे, तो इस सॉल्यूशन के क्या बनेंगे, वेपर्स, और ये वेपर्स कहाँ जाएंगे, इस लिक्विड के अपर फेज पे आ गए। तो देखो जो इस लिक्विड के अपर फेज पे आएंगे, तो इस अपर फेज पे आने के कारण यहाँ पे क्या बन रही है, एक लेयर सी बन रही है। तो ये जो सॉल्यूशन था 250 ml वाला, ये इंक्रीज होकर थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, 260 या 270 ml तक दिखाई देगा। ठीक है, सपोज कीजिए इतना दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ हमारे साथ कि मैंने जैसे ही क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज। तो देखो मैंने अभी आपको पीछे क्या पढ़ाया था कि जो नॉर्मेलिटी होती है, देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्या हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और नॉर्मेलिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। नॉर्मेलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है तो नॉर्मेलिटी
डिक्रीज हो रही है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो नॉर्मलिटी हो गई वो क्या हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या हो गई, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। नॉर्मलिटी क्या हो गई हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, यहां से हमारी क्या आ जाती है, नॉर्मलिटी आ जाती है। देखो एक नॉर्मलिटी में एक रिलेशन है आपका, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो क्या होती है, मोलरिटी अपॉन में मोलर मास अपॉन में इसके क्या आ जाएगा भाई, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, उसकी मोलरिटी इनटू में मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यहां से हम दो टर्म्स निकालते हैं। एक तो नॉर्मलिटी निकालेंगे किसी भी एसिड की, तो वो कैसे निकल जाएगी, वो निकल जाएगी मोलरिटी इनटू में उसकी बेसिसिटी। ठीक है, दूसरा अगर हमें नॉर्मलिटी निकालनी हो किसी भी बेस की, तो वो कैसे निकल जाएगी, मोलरिटी इनटू में एसिडिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स है भाई ये। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर में न्यूमेरिकल पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी, कहता है कि कैलकुलेट कीजिए किसको, मोलरिटी को, किसकी, ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन दे दिया कि 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन में है, क्या कीजिए, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या आता है भाई हमारा गिवन। देखो क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। गिवन क्या दे दिया हमें, नॉर्मलिटी दे दी, कितनी, 0.1 यानी कि H2SO4। दूसरा क्या दे दिया, H2SO4 यानी कि क्या दे दिया, कोई भी एसिड दे दिया। तो एसिड के केस में क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है। एसिड के केस में क्या होती है, उसकी बेसिसिटी। और H2SO4 की बेसिसिटी मैंने आपको बताई थी, कितनी आएगी, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो बेसिसिटी कितनी आएगी भाई, 2। तो ये क्या होगी, इसकी बेसिसिटी। ये दो चीजें गिवन दी है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था कि भाई नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, अभी तो करवाया था फॉर्मूला, क्या था, एसिड की नॉर्मलिटी तो मोलरिटी इनटू में उसकी बेसिसिटी। क्वेश्चन में गिवन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कितना, 0.1, मोलरिटी निकलवा रहा है, बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, मोलरिटी, डेसिमल हटा दो, कितना हो गया, 1/20 इक्वल टू में m, सोल्व कर देंगे 0.05 m, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, मोलरिटी निकल जाएगी, किसके लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर, ये था आपकी नॉर्मलिटी तक। ठीक है, इतना आपको नॉर्मलिटी तक करना है। इसके बाद क्या हो जाता है, आपका जाता है मास फ्रैक्शन। क्या जाता है, मास फ्रैक्शन। बिल्कुल सिमिलर है बेटा, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था उसी के बिल्कुल सिमिलर है क्या, आपका मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट के आप लेते थे, अपॉन में उसके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास ऑफ द ऑल कंपोनेंट। देखो इसको हम डिनोटेड करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट है, मान लीजिए 2 कंपोनेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट का मास निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट का हम क्या निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, वो मोल फ्रैक्शन में ये सारी चीजें,
मोल्स के टर्म में थी, मास फ्रैक्शन में ये सारी चीजें मास की टर्म में है, यानी कि वेट की टर्म में है। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है भाई आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में क्या होता है कि जब सोल्यूट को क्या किया जाता है, सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो हम उसको क्या करते हैं, जर्नलिक टर्म्स में उसको लिखते हैं, जिसे हम करते हैं 10⁶। इसे हम बोलेंगे आपका पार्ट पर बिलियन। एक इसी टर्म्स में आता है पार्ट पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। और पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो जाता है, वही टर्म बढ़ जाती है 10⁹। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, जो कंसंट्रेटेड टर्म्स होती हैं सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इन सभी को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, जिनके नोट्स एज ए PDF मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है, और इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें। ओके, थैंक यू।